हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में मैं सहिल सर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 5, जहाँ पर बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये भविष्य में आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से आप बेसिक अगर क्लियर करते चलते हैं तो बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे भी आपके बहुत काम आएगा। आपकी डेली लाइफ में भी इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है भाई। तो आज आपके साइंस टीचर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपके लिए इस सेशन को लेकर आया हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। तो एसपी सर आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस क्लास को लाइव, जहां पर 5 सालों से ज्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और ये नंबर लगातार आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना भी है और साथ में इसको प्रिपेयर भी करना है। तो सर, प्रिपेयर करना है तो नोट्स चाहिए। नोट्स कहाँ से मिलेंगे आप जान चुके हैं। कहाँ से? टेलीग्राम से। आपको नहीं पता? नहीं पता तो भाई जल्दी से देखें। टेलीग्राम का ये चैनल सत्य शिक्षा 67 ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास के बाद नोट्स यहीं पर अवेलेबल होंगे और आप आसानी से उन्हें डाउनलोड करके नोट्स तैयार कर सकते हैं घर पर। ओके, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं एसिड और बेस के बारे में। सबसे पहले बात करें अम्लों की। तो ये अम्ल और क्षार हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। हुआ क्या कि हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड यानी कि यौगिक हो गए। तो कई यौगिक थे जो एक जैसे गुण रखते थे, कई यौगिक ऐसे थे जिनके गुण बड़े अलग थे। तो इस तरीके से उनके गुणों के आधार पर 3 कैटेगरी में यौगिकों को बांट दिया गया। पहली कैटेगरी थी अम्ल, दूसरे थे क्षार और तीसरे थे लवण यानी कि सॉल्ट। तो अब हमें ये जानना है कि कौन से यौगिक को अम्ल कहा जाएगा, अम्ल होने के लिए क्या क्या गुण होने जरूरी हैं। कौन से यौगिक क्षार कहलाएंगे, क्षार होने के लिए क्या क्या गुण जरूरी हैं। और लवण बनने के लिए, सॉल्ट बनने के लिए क्या जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लों की। अम्ल उन पदार्थों को कहा जाता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आपके घर में कई ऐसी चीजें हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, तो समझ जाइए उसमें एसिड मिला हुआ है। जैसे नींबू, संतरा, पालक, दूध, दही और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारे के सारे क्या हैं? खट्टे स्वाद के हैं। इसलिए हम कहेंगे कि उसमें एसिड यानी कि अम्ल जरूर मिला हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, ये एसिड शब्द कहाँ से आया? एसिड शब्द एक लैटिन वर्ड एसिया से आया था, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खट्टा। ठीक है भाई, सोर। सोर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको खट्टा कहा जाता है। ठीक है। तो नींबू वगैरह आपको पता ही है, घर में मिल जाते हैं। दूध में भी खट्टापन आ जाता है अगर ज्यादा देर तक खुला रख दो तो। दही खट्टा होता है अम्ल की वजह से। तो अलग अलग प्रकार के अम्ल अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं। अच्छा सर, तो हम उन्हें टेस्ट कर लेंगे, अगर वो खट्टा लगता है तो मतलब उसमें अम्ल मौजूद है। ठीक ऐसे इसकी पहचान होती है। सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल आपको पहले ही बताए, दही है, नींबू है, संतरे का रस, सिरका, विनेगर, ये सब आपके एसिडिक होते हैं। आपने देखा है ना, जब आप कभी फंक्शन वगैरह में कहीं जाते हैं पार्टी में, तो वहां देखते हैं कि भाई विनेगर डालते हैं चाउमीन में पहले। तो चाउमीन में विनेगर डालने से क्या होता है, उसका स्वाद बड़ा प्यारा हो जाता है। तो वो एसिड है उसमें, है ना। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको एसिडिक चीजें मिलेंगी जिनमें अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सर टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। इसी तरह से लेमन, नींबू की बात करें, नींबू में आपको मिलता है खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड। ठीक है, सारे खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एप्पल यानी कि सेब की बात करें तो सेब में होता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल होता है। दूध और दही में अगर बात की जाए,
वो आपको मिलता है लैक्टिक एसिड के रूप में। ठीक है। चींटियों के डंक में, हाँ बिल्कुल सही, चींटियां जब आपको काट लेती हैं या मधुमक्खियां आपको काट लेती हैं तो आपको जलन होती है ना, तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, और वही एसिड वो आपकी बॉडी में डाल देती हैं जिससे आपको जलन वगैरह होने लगती है। तो ये सब वीक एसिड है, कमजोर अम्ल हैं, जो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, आप इनको खाने पीने में यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या सारे एसिड का टेस्ट किया जा सकता है? नहीं भैया, क्योंकि कुछ एसिड हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कैसे एसिड होते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग। इन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप इन्हें टेस्ट करोगे ना प्यारे बच्चे, तो आपके जीवन का अंतिम टेस्ट हो जाएगा वो, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हैं, स्किन जला देते हैं, डैमेज कर देते हैं पूरी स्किन को, इसलिए आप इनका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, अलग प्रयोग होते हैं, काफी संभाल कर इनका यूज किया जाता है, ये भी याद रखिए। चलें नेक्स्ट आ जाइए। अब अम्ल तो समझ गए, क्षार क्या होते हैं सर? अम्ल के अपोजिट होते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। अब कड़वा इन द सेंस, ये मत सोचना कि सर मिर्च कड़ू होती है तो ऐसा तीखी होगी, नहीं, वो एक अजीब सा स्वाद होता है। जैसे आप नहाते हुए कभी गलती से आपके मुंह में साबुन लग गया हो, तो साबुन का टेस्ट कैसा खराब सा होता है, टेल्कम पाउडर का टेस्ट कैसा खराब सा होता है ना? वो होते हैं क्षार। ठीक है, कड़वे स्वाद के होते हैं, स्लिपरी होते हैं, हाथों में स्लिप करते हैं पकड़ने पर, चिकने बड़े होते हैं। तो जितने भी आपके साबुन हैं, डिटर्जेंट हैं, ये सारी की सारी चीजें, शैम्पू है, हैंड वॉश, माउथ वॉश, टूथपेस्ट, ये सब क्षार होते हैं। अमोनिया, ये भी क्षार है, बेकिंग सोडा, ये सब आपके क्या है? क्षार की कैटेगरी में काउंट होते हैं, बेसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी अच्छे से आपको याद रखना है। स्लिपरी होते हैं, हाथों से स्लिप करते हैं, बड़े चिकने होते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर, क्षार समझ में आ गए। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको मिलता है सूचक, इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? सूचक या इंडिकेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उन सूचक को, क्योंकि हम सारे अम्ल और क्षार टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रांग होगा तो पता चला टेस्ट किया खत्म, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। तो सूचक वो पदार्थ हैं जिनको अम्ल या क्षार में मिला देने पर वो अपना कलर बदल देते हैं, रंग बदल लेते हैं, और अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग दिखाते हैं, इस वजह से हम उन्हें सूचक कहते हैं, जिससे अम्ल और क्षार की पहचान हो जाती है। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से आपको याद रखना है। अच्छा सर, समझ गए। तो सूचक कौन कौन से हैं जिनसे हम ये काम कर सकते हैं? तो सबसे पहला और मोस्ट फेमस है आपके पास लिटमस, है ना? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, नेचुरल इंडिकेटर। क्या है ये? प्राकृतिक सूचक। क्यों प्राकृतिक होता है सर? क्योंकि ये लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। अच्छा सर, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसकी मार्केट में दो कलर की पेपर स्ट्रिप आती हैं, पेपर की पट्टियां आती हैं, एक ब्लू कलर की आती है, नीले रंग की, और दूसरी आती है रेड कलर की, लाल रंग की। अच्छा, तो इस स्ट्रिप से कैसे पता लगता है कि कोई अम्ल है या क्षार? तो भाई क्या करते हैं, एसिड या बेस के सॉल्यूशन में इनको डालते हैं, जिससे कि अपना कलर बदल लेते हैं। कौन किस में कलर बदलता है वो भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। तो अगर आपके पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, नीले रंग का, और आपने उसको एक सॉल्यूशन में डाला और वो रेड कलर में बदल गया, लाल रंग में, या फिर आपके पास रेड कलर का लिटमस पेपर है, आपने उसको एक सॉल्यूशन में डाला और वो ब्लू कलर में बदल गया, नीले रंग में,
तो बताइए वो सॉल्यूशन कौन सा है? तो रटना नहीं है, समझिए बहुत प्यार से। अगर आपने ब्लू कलर को डाला है और रेड हो गया, लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है डी। लास्ट में क्या आ रहा है भाई? डी आ रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस होगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके लास्ट में डी आता हो, तो वो कौन होते हैं? एसिड। इसी के तो लास्ट में डी आता है। मतलब ये लो भैया, एसिड वो सॉल्यूशन है जो नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक, अच्छा सर। और रेड कलर का है और ब्लू हो गया है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ई। तो इसमें क्या मिला दो? बेस। ई से ई मैच कर रहा है। ठीक भैया? हाँ सर, अभी तो क्लियर है। तो मतलब डी से डी मैच कराना है, ई से ई मैच कराना है, तो पता चल गया। एसिड ब्लू को रेड करते हैं और बेस रेड को ब्लू कर देते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको समस्या? हाँ भाई, किसी को समस्या नहीं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका सीधा सा सॉल्यूशन यहाँ से बन जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात करते हैं। अगला इंडिकेटर है आपके पास गुड़हल। गुड़हल का फूल आपने देखा होगा, तो क्या फूल डाल देंगे? नहीं, इस फूल को गर्म पानी में डालकर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन। और उस विलयन की कुछ बूंदें अम्ल या क्षार में डालकर देखते हैं, जिससे कि अगर आप अम्लीय विलयन में इसको डालेंगे कुछ बूंदें, या फिर डाल देंगे क्षारीय विलयन में कुछ बूंदें, ठीक है। तो जब गुड़हल की कुछ बूंदें इसमें डाली जाती हैं, गुड़हल का रस भी कह सकते हो, गुड़हल की कुछ बूंदें कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी डाली जाती हैं, तो ये क्या कहता है? ये गाढ़े गुलाबी रंग में बदल जाता है अम्ल में, और यहाँ पर हरे रंग में बदल जाता है। तो इस तरह से हमें अम्ल और क्षार का पता चल जाता है। ठीक, गुड़हल भी इस तरह से प्राकृतिक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। इसी तरह से हल्दी भी है इंडिकेटर। हल्दी भी आपके घर में मिलती है, प्राकृतिक रूप से आती है, वो भी कलर बदलती है, लेकिन कहाँ? सिर्फ क्षार में, अम्ल में नहीं बदलती। क्षार में वो डार्क रेड कलर की हो जाती है ना? कहाँ देखने को मिलता है सर? अगर आपके सफेद कपड़े में गलती से हल्दी लग जाए, फिर आप उसे साबुन लगाकर धुलो, तो लाल रंग में साफ होती है। क्यों? क्योंकि हल्दी है इंडिकेटर और साबुन होता है क्षार। तो क्षार में जैसे ही हल्दी जुड़ जाएगी, तो वो लाल रंग की होने लगती है। चूना मिला दो हल्दी में, वो जो टीका लगाते हैं ना रक्षाबंधन में, तो वो चूना हल्दी में मिलाते हैं, लाल रंग का बन गया, वही लगा दिया। तो वो क्या है? इंडिकेटर का गुण है, इसी वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ये पॉइंट भी याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद एक और आपको कॉन्सेप्ट मिलता है, वो है अम्ल वर्षा का। सर ये अम्ल वर्षा क्या होती है? देखो भाई, होता क्या है कि जब किसी जगह पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई होती, मान लो सीजन की पहली बारिश होनी है, तो वहां पर जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं, है ना, तो फैक्ट्रियों वगैरह की चिमनी से धुआं निकल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों से पॉल्यूशन निकल रहा है ना भाई, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। तो इतने सारे पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के फॉर्म में उड़ रहा है, ठीक है। हाँ सर, उड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उड़ने दो। होता क्या है, बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है। अगर आप बारिश के पानी की बात करें, तो नदियों या तालाबों से या समुद्र से बादल बनते हैं, जब पानी बिल्कुल आसूत होकर ऊपर पहुंचता है, भाप बन के ऊपर जाता है, ठंडा होता है, बारिश होती है। तो बारिश का पानी जब इतना शुद्ध है, तो हमारे घर वाले मना क्यों करते हैं कि बारिश में ज्यादा मत भीगो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, मौसम की पहली बारिश है, मत भीगना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अम्ल वर्षा होती है। मतलब अब देखो, बादल में तो बिल्कुल शुद्ध पानी है, बादल में जो पानी है वो तो एकदम शुद्ध है, पिया जा सकता है। लेकिन जब ये बारिश का पानी बारिश के रूप में पृथ्वी तक आ रहा होता है, तो रास्ते में ये गैसेस मिल जाती हैं,
पॉल्यूशन वाली, जिसमें मुख्य रूप से 3 गैसेस होती हैं। एक आती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होती है आपकी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों गैसेस पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं हवा में ही और बनाती हैं 3 अम्ल एसिड। वो 3 अम्ल कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और कार्बनिक एसिड H2CO3। और यही तीनों एसिड जब बारिश के साथ घुलकर सरफेस तक आ जाते हैं तो इसे ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक, अम्ल वर्षा के नुकसान बड़े। अगर आप इस बारिश में भीग गए, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं भैया, इनमें भीगे तो स्किन में रैशेस आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों में जलन होती है। ये पानी कहीं जमा हो गया हो, किसी ने इसको पी लिया तो उसके लिए दिक्कत। ग्राउंड वाटर में ये पहुंच गया तो उसको प्रदूषित कर देता है। ताजमहल आपको पता है संगमरमर के पत्थर से बना है, सफेद कलर के, लेकिन अब वो पीला होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अम्ल वर्षा की वजह से। तो ये इसके नुकसान है। तो अम्ल वर्षा अच्छी नहीं होती है, उससे बचना होता है। ठीक है, ये पॉइंटर यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद अगला पार्ट आपको मिलता है उदासीन विलयन। सर उदासीन विलयन कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? उदासीन विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें ना अम्लीयता होती है ना क्षारीयता होती है, वो उदासीन कहलाते हैं। जो ना अम्लीय हैं ना अम्लीय हैं ना क्षारीय हैं, तो वो कहलाते हैं उदासीन। कैसे बनते हैं सर उदासीन विलयन, ये भी बताइए। तो उदासीन विलयन बनाना बहुत आसान है। कैसे? एक अम्ल ले लो, एसिड, और एक बेस ले लो, क्षार। इन दोनों को मिला दो, बना जाएगा ये सॉल्ट जो कि न्यूट्रल है और साथ में वाटर यानी कि जल। हो गया उदासीनीकरण। तो अम्ल को क्षार में मिलाने से बनता है सॉल्ट और वाटर। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। सीधा सा आंसर। जैसे हम अम्ल ले लेते हैं HCl, हमने क्षार ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दोनों को मिलाने से बना सॉल्ट NaCl। सोडियम क्लोराइड जो आप अपने घर में खाना खाते हैं तो नमक मिलाते हैं, वो यही होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया गया तो नमक बना NaCl और पानी बन गया, है ना? तो ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हाँ सर अभी याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण कैसे प्रयोग होता है हमारे आसपास? तो फिनोल्फथलीन एक बढ़िया इंडिकेटर सूचक के रूप में भी काम करता है। फिनोल्फथलीन प्राकृतिक रूप से तो नहीं मिलता, लैब में बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसे उदासीन विलयन में डालो, फिनोल्फथलीन के पास कोई कलर नहीं होता है, तो उदासीन में भी ये रंगहीन रहेगा, कोई कलर नहीं दिखाता। लेकिन इसका एक कमी यह है कि अम्ल में भी ये कलर नहीं दिखाता, अम्ल में भी रंगहीन रहता है। तो उदासीन और अम्ल में अंतर करना थोड़ा मुश्किल है इसके साथ, लेकिन क्षार के बारे में पता लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्षार में डालने पर ये थोड़ा सा गुलाबी कलर में बदल जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, एग्जाम्पल, आपने मूवी देखी खट्टा मीठा अक्षय कुमार की, सचिन टिचकुले, देखी होगी, बहुत टीवी पे आती है। तो उसमें एक सीन था, याद होगा आपको, देखा होगा तो, कि जब सचिन टिचकुले एक्ट्रेस के घर जाते हैं पैसे देने के, आपके भैया से हमने पैसे लिए थे, हम ये पैसे आपको वापस करने आए हैं। तो वो पैसे उसको देकर चला जाता है। फिर तुरंत पीछे से टीम आती है विजिलेंस, और वो आती कहती है कि मैम हमने सुना है कि आपने रिश्वत ली है सचिन टिचकुले से, और इन नोटों पर यही सेम लाइन बोलते हैं वो, कि इन नोटों पर हमने फिनोल्फथलीन का पाउडर लगाया है, तो इस सॉल्यूशन में आपको अपना हाथ डालना पड़ेगा। देखते हो ना, जैसे ही वो सॉल्यूशन में हाथ डालती है पिंक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि नोट पर फिनोल्फथलीन का पाउडर लगा है, उसके हाथ में भी लग गया। जैसे ही वो सॉल्यूशन में डालती, वो सॉल्यूशन होता है क्षार, बेस,
साबुन का घोल ले लो या कुछ भी ले लो, तो जैसे ही उसमें डालती है तुरंत वो पिंक कलर का हो जाता है। इससे उसके बारे में पता चल जाता है कि ये वही नोटें हैं जो सचिन डिस्कुले ने दी थी, है ना? तो ये इसके डेली लाइफ प्रयोग भी है फिनोल्फथलीन के। इसी तरह से और भी चीजें हैं। अपाचन, अपाचन कब हो जाता है? जब हम कुछ ऐसा बाहर का टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी खा रहे होते हैं और हमारा पेट उससे नहीं पचा पाता अच्छे से। हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये अगर कम मेहनत करेगा तो दिक्कत नहीं है, आसानी से खाना पच जाएगा। लेकिन आपने कुछ ऐसा खा लिया कि इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही पचाने में, तो ये अपनी अम्लीयता बढ़ा लेता है। अम्लीयता बढ़ेगी तो आपको जलन होगी, आपको पेट दर्द होगा, ये सब दिक्कतें आएंगी। तो अम्लीयता बढ़ने पर आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड का मतलब प्रति अम्ल, जो अम्ल की अम्लीयता को कम करता है। जैसे आप इनो लेते हैं, डाइजीन लेते हैं, ये सब टैबलेट लेते हैं ना, जिससे कि अम्ल की अम्लीयता कम हो जाए और आपको जलन वगैरह ना हो। तो ये इस केस में आप इसका प्रयोग करते हैं, अपाचन के केस में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से अगला आता है चींटी का डंक, हमने पहले बताया था। चींटियां या मधुमक्खियां आपको काटती हैं तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती हैं, और यही फॉर्मिक एसिड आपको जलन देता है और दर्द होता है। तो चींटियां अपने आप को बचाने के लिए, मधुमक्खियां अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती हैं। ठीक, ये पॉइंटर भी याद रखिएगा अच्छे से। चले भाई, मृदा उपचार में भी इसका प्रयोग होता है। जब मिट्टी में ज्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है तो हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक मिलाकर अम्लीयता को कम करते हैं। लेकिन अगर मिट्टी में अम्लीयता की बजाय क्षारीयता ज्यादा हो जाए तो तो हम उसमें कंपोस्ट खाद मिलाकर थोड़ी अम्लीयता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी को दोनों तरीके से नुकसान है। ज्यादा अम्लीय हो गई तो भी नुकसान है, ज्यादा क्षारीय हो गई तो भी नुकसान है। अम्लीयता बढ़ गई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार मिला दो, और क्षारीयता बढ़ गई तो कंपोस्ट खाद मिला दो, जिससे कि बैलेंस बना रहे। कारखानों से निकलने की अगर बात करें, कारखानों से जो वेस्ट निकलता है वो अगर डायरेक्ट नदी या तालाबों में जाएगा तो उसको खराब कर देगा। तो उससे पहले उसमें क्षार मिलाए जाते हैं, जिससे उसकी अम्लीयता थोड़ी कम हो जाए और नदियों तालाबों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, अम्लीयता कम करने के लिए पहले उसमें क्षार मिलाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ इसके डेली लाइफ के प्रयोग हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अम्ल, क्षार और सूचक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिन्हें आप जल्दी से सॉल्व कर लें। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में करेंगे, मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता चल रहा हूँ। इनमें से कौन सा एक बेस है? बेस यानी कि क्षार। आधार मत लिखिएगा। दही, सिरका, आंवला या विंडो क्लीनर। दही तो अम्ल होता है सर, पढ़ा है। सिरका भी अम्लीय होता है, आंवला भी खट्टा होता है तो अम्लीय होगा। विंडो क्लीनर, क्योंकि जितने भी सोप, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, शैम्पू, सब के सब क्षार होते हैं, ये याद रखेंगे। इनमें से कौन सा संकेतक नहीं है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? गुड़हल, हल्दी, लिटमस, फिनोल्फथलीन। आपको बताया ना मैंने कि सर फिनोल्फथलीन जो है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि केमिकल है, लैब में बनाया जाता है। बाकी सारे प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक होते हैं। इनमें से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया का रिजल्ट नहीं है? यानी कि सॉल्यूशन, विलयन, विलयन लिखेंगे इसको। नमक मिश्रण, अम्ल और क्षार का मिश्रण। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी होती है तो अम्ल और क्षार का मिश्रण नहीं बनता है, वहां पर लवण बनता है और साथ में जल बनता है। ठीक, तो ये आपका सीधा सा आंसर है कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता।
क्लियर? ये याद रखिएगा। बर्फ वर्षा की बूंदों में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा एसिड बनेगा? कार्बनिक एसिड बनेगा, है ना? 3 ही एसिड बनते हैं, नाइट्रिक और आपका सल्फ्यूरिक और कार्बनिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां नहीं बनता। ऑक्सैलिक एसिड बता चुके हैं, टमाटर में पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड चींटियों में मिलता है। ठीक, ये याद रखिएगा अच्छे से। तो ये हो गए आपके एसिड बेस सॉल्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइमली क्लास को ज्वाइन कर सकें। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।